सो अभी तक हमने कर लिए हैं 20 क्वेश्चंस, राइट। तो अब हम आगे करेंगे, ठीक है। तो 21 से 22 तक। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट शिरोमणि। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस क्लास को अपने बैचेज में शेयर कर दीजिए, राइट। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम सभी ने 20 क्वेश्चंस किए थे, है ना। तो आप सब ने काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया था, आई नो, एंड मैंने आपके सभी के मैसेज रीड किए थे, ठीक है, एंड रिप्लाई भी किया है। यू कैन चेक, ओके। आपको कोई भी टॉपिक में अगर परेशानी हो रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे मेरे, या फिर जो भी मेरे मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, उनमें मैं उन्हीं को ज़्यादा डाल दूंगा और डिस्क्राइब करके बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, राइट। क्योंकि अभी हमारे एग्जाम के काफ़ी कम दिन है और मैं चाहता हूं आप सभी जीके में बहुत अच्छा स्कोर करो, है ना। क्योंकि जीके एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट होता है, राइट। जैसे अगर आपने मैथ्स में कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिया, अगर चैप्टर क्लियर है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली टैकल कर सकते हो, है ना। रीजनिंग में भी कर सकते हो, इंग्लिश भी कर लोगे, बट जीके बहुत वास्ट है, यू नो। जीके बहुत ही ज़्यादा वास्ट है एंड कुछ भी नहीं कह सकते कि जीके में क्या पूछा जा सकता है क्या नहीं। बट फिर भी मैं आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सिर्फ आप इन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। 1 बाय 1 क्लासेज को सभी को देख लीजिए, कोई चैप्टर अगर नहीं क्लियर है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर ही दूंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को अपने अपने बैचेज में शेयर कर दीजिए, ओके। देन चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आपको करने कैसे क्वेश्चंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पहले आज हम 5 क्वेश्चन ही करेंगे, 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए 1 2 3 4, जैसे 21 है तो 21 22 23 24 एंड 25 क्वेश्चन नंबर अपना राइट डाउन कर लीजिए। देन इसके बाद हम करना स्टार्ट करते हैं, ओके। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, Ramesh was cooking potato curry on a chulha. To his surprise, he observed that the copper vessel was getting blanked from outside. It may be due to, ठीक है, बताइए। जो रमेश है वो पोटैटो करी बना रहा है चूल्हे के ऊपर, ओके। तो उसने क्या देखा, उसने जो कॉपर का एक वेसल लिया है वो आउटसाइड से कैसा हो गया है, ब्लैक एंड हो चुका है, ठीक है। कैसा हो गया है, ब्लैक। आउटसाइड मे बी ड्यू टू, तो वो किस लिए हुआ है, प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल, मतलब जो फ्यूल जल रहा है वो प्रॉपर कंबशन हुआ है। इम्प्रॉपर ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, वो इम्प्रॉपर हुआ है फ्यूल, ओके। एंड बर्निंग ऑफ अ कॉपर वेसल, या फिर कॉपर वेसल ही बर्न हो चुका है। अदरवाइज इम्प्रॉपर ऑफ कुकिंग ऑफ पोटैटो करी, जो आपकी पोटैटो करी है वो ही बिल्कुल भी क्या हुई है, इम्प्रॉपर कुक हुई है। बताइए आपको क्या लगता है। अपने अपने आंसर मार्क कर लीजिए सभी, ठीक है। चलिए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कर लिया आप सबने अपना आंसर मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, राइट। When a copper vessel is exposed to moist air for long, it's acquire a dull green coating. The green material is a mixture of. अगर आप किसी कॉपर वेसल को बहुत दिनों तक, अगर आप उसको इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे ही ओपन में रख देंगे, तो फिर आप क्या देखते हैं कि उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर सी आ जाती है, मतलब कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर सी हो जाती है। तो आप बता सकते हैं लेयर किस चीज़ की होती है, किस चीज़ का मिक्सचर है, कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर नाइट्रेट, अदरवाइज कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर नाइट्रेट। ठीक है डन, आप लोगों ने कर लिया मार्क। चलिए नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं। द प्लेसेज मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द नेचुरल हैबिटेट आर, ठीक है। क्वेश्चन आ गया समझ में सबको, ए बी सी एंड डी, दिस इज इन द ए बी सी एंड डी। द प्लेसेज मीन्ड फॉर अ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट आर, आपको वो बताना है कि कौन से ऐसे कंजर्वेशन है जो कि बायोडाइवर्सिटी, जो कि नेचुरल हैबिटेट है। जूलॉजिकल गार्डन,
इज ए नेचुरल हैबिटेट, बॉटनिकल गार्डन, सेंचुरी और अ नेशनल पार्क। तो ये कह रहे हैं ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट, ऑप्शन 2 एंड 3 करेक्ट, ऑप्शन 3 एंड 4 करेक्ट, अदरवाइज ऑप्शन 1 एंड 4 करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं। द सेम फोर्स एफ एक्ट्स ऑन 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उनके ऊपर एक ही प्रकार का मतलब सेम फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, ओके, हैविंग द सेम एरियाज गिवन बिलो वन बाय वन, इन विच केस द प्रेशर एक्सर्टेड विल बी मैक्सिमम। तो बताइए किस एरिया के ऊपर जो प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन रीड कीजिए। ये लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाए। पढ़िए इसको प्रॉपर एंड देन आंसर कीजिए इसका। द सेम फोर्स एफ acts on 4 different objects having the areas given below one by one, in which case the pressure exerted will be maximum 20 meter square, 100 meter square, 50 meter square और 10 meter square। I think done। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Before playing the orchestra in a musical concert, a sitarist tries to adjust the tension and pluck the strings suitably. By doing so, he is adjusting। ठीक है, यहां अगर आपको प्रॉपर क्लियर ना हो तो अ सितारिस्ट, सितारिस्ट समझते हो, जो कि सितार प्ले करता है, राइट। क्या प्ले करता है? जो सितार। सो ही इज, देखिए जब ऑर्केस्ट्रा होता है, ऑर्केस्ट्रा समझते हो, जहाँ पे आपका बैंड वैंड होता है, म्यूजिशियंस होते हैं खूब सारे। तो जब भी म्यूजिकल कॉन्सर्ट होता है, जो ऑर्केस्ट्रा होते हैं, वहाँ पर जो सितारिस्ट होता है, जो सितार बजाने वाला होता है, ठीक है, नहीं गिटार की तरह नहीं होता ये, हाँ थोड़ा बहुत एग्जैक्ट वैसा होता है, बट वीणा, सितार, संतूर, है ना। तो वो क्या करता है, उसके एडजस्ट करता है उसके टेंशन और उनकी स्ट्रिंग्स को प्लक करता है, बार बार खींचता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा होता है ऐसे, मतलब वो क्या एडजस्ट कर रहा है? तो बताइए क्या एडजस्ट कर रहा है वो उस टाइम? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। पढ़िए। इंटेंसिटी ऑफ साउंड ओनली, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड ओनली, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर लाउडनेस ऑफ साउंड। ओके, तो ये 25 क्वेश्चन थे आपके फ्रॉम साइंस साइड से। ठीक है, ये मैंने आपको साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड करवा दिए हैं। अब जो आगे के हमारे क्वेश्चंस होंगे, जो भी होंगे वो सारे के सारे होंगे एसएस के। ठीक है, किसके? सोशल साइंस के। तो अब हम आगे वाले क्वेश्चन सोशल साइंस के करेंगे। 20 क्वेश्चन हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में किए थे, जो कि थे आपके साइंस सेक्टर से, राइट। और अभी के जो हम 25 क्वेश्चन करेंगे वो होंगे सोशल साइंस के। तो 5 और है, तो चलिए जल्दी से इनका आंसर देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे फर्स्ट रमेश वाला, बताइए क्या लगाया आप लोगों ने इसका आंसर, क्या मार्क किया इसका आंसर आप लोगों ने? कि रमेश भाई कुकिंग पटेटो करी बना रहा है चूल्हा के ऊपर। उसने देखा कि ऑब्जर्व किया कि जो कॉपर वेसल है वो ब्लैक हो चुका है। इसका मतलब ये है इम्प्रॉपर ऑफ कम्ब्यूशन ऑफ फ्यूल, मतलब जो उन्होंने फ्यूल ले रखा है वो अभी तक पूरा जला नहीं है, इम्प्रॉपर है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि वो ब्लैक इसलिए हो चुका है क्योंकि जो फ्यूल है उसका फुल टू फुल कम्ब्यूशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट, एक कॉपर वेसल को अगर आप एक्सपोज करोगे मॉइस्ट एयर के अंदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो क्या होगा, वो डल ग्रीन कोटिंग उस पर लग जाएगी। तो वो ग्रीन जो मटेरियल है वो किस चीज का मिक्सचर है? तो हम कहेंगे राइट आंसर है बी। ओके, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, ये आप लर्न कर लेना सभी। कॉपर के ऊपर हाइड्रोक्साइड प्लस में कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो कैसा सीन होता है, हमें ग्रीन। ओके, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, द प्लेसेस मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द नेचुरल हैबिटेट आर। तो जो नेचुरल हैबिटेट होते हैं, देखिए जो हमारी इकोलॉजी होता है, जो इन्वायरमेंट साइंस होता है, उसमें 2 प्रकार की चीजें होती है। एक होती है इन सिटू, ठीक होती है, एक होती है एक्स सिटू। इन सिटू वो होती है जिनमें खासकर हम नेचुरल रूप से रखते हैं उनको, ठीक है, और एक्स सिटू वो होते हैं जो आर्टिफिशियल तौर पे होता है। ठीक है, तो नेचुरल वाले में आपके आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
एंड नेशनल पार्क। ये किसके किसके हैं? इन सिटू के एग्जाम्पल। अगर आपसे पूछे कि इन सिटू क्या होता है, तो इन सिटू वाले में ऐसा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होता है कि जहाँ पर हम एनिमल प्लांट्स को उन्हीं के हालात पे छोड़ देते हैं। ठीक है, वो जैसे रहना चाहे रह सकते हैं, जैसे वो नॉर्मली रहते आए हैं, हम उनमें कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते। किसमें? नेशनल पार्क्स में। अब नेशनल पार्क में क्या हम डेली देखने जाते हैं कि लॉयन क्या कर रहा है, क्या वो भूखा है, क्या उसको उसने खाना खाया कि नहीं? नहीं। लेकिन जो जू होते हैं, खासकर जो चिड़ियाघर होते हैं, आप सबने देखा है, उन सबकी प्रॉपर केयर की जाती है, राइट। मतलब अगर हमें पता लगता है कि कोई एनिमल कोई सिक है, बीमार है, तो हम उनकी हेल्प करते हैं उस चीज़ को लेके, है ना। हम उसको फूड प्रोवाइड करते हैं और उसका पूरा ध्यान रखते हैं। जैसे बॉटनिकल गार्डन हो गए, इनमें भी हम पूरा ध्यान रखते हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स में भी हम ध्यान रखते हैं। बट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनमें हम जाते भी नहीं है। अगर आप जा भी रहे हो एज ए टूर, है ना, एज ए टूरिस्ट, तो उतना भी मैटर नहीं करता वो। क्लियर हुआ क्या बता रहा हूँ मैं? तो सेम यही चीज आपकी जो एक्सिटू इंसिटू होती है, इसमें क्वेश्चन यही पूछा था कि नेचुरल हैबिटेट वाले बताओ। तो नेचुरल हैबिटेट वाला भाई सी और डी है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था द सेम फोर्स अफेक्ट ऑन फोर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग द एरियाज गिवन बिलो वन बाय वन, इन विच केस द प्रेशर एक्सर्टेड विल बी मैक्सिमम। किस एरिया के ऊपर प्रेशर आपका सबसे ज्यादा होगा? ठीक है, तो आप सभी को पता होता है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया, राइट। तो मैक्सिमम किस पे होगा? तो मैक्सिमम होगा जो सबसे कम है, 10 मीटर स्क्वायर। किस पे होगा? 10 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी इसके अंदर करेक्ट है। चलिए लास्ट वन, बिफोर प्लेइंग। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा बजाने से, ऑर्केस्ट्रा में अगर कोई सितारिस्ट आया है, वो पहले स्ट्रिंग को पुल कर रहा है एंड एडजस्ट कर रहा है, तो वो कर क्या रहा है? ये चीजें क्या है? तो हम कहेंगे ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, वो जो फ्रीक्वेंसी है सितार की, वो अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, सो द ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन सी। ओके, तो ये क्लियर हुआ सबको? तो अब हमारे 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं, किस चीज के? साइंस साइड से, है ना। अब जो बाकी के हमारे 25 क्वेश्चंस है, वो हम करेंगे कौन से? अभी सोशल साइंस के। ठीक है, एसएस के। तो एसएसटी के चलिए क्वेश्चंस करते हैं। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन, अब आप अलग से इनको राइट डाउन करोगे, ठीक है। ठीक है, आप सभी इनकी अलग से नंबरिंग करेंगे और इनका आंसर भी करेंगे सभी। चलिए, सबसे फर्स्ट, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉच। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन कौन थे? ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सो ये आप आंसर सीधे मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, मैं आपको साथ साथ ही करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा स्पीड में क्वेश्चंस करने हैं खूब सारे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन थे, सबको पता है, वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आप सबको पता होना चाहिए ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 7, राइट। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूलाइज किया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मेशन किया, इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, इसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, है ना। जैसे कि आप सबको पता है कि जैसे जब भी आप किसी को मैसेज सेंड करते हो, टेक्स्ट मैसेज, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द व्हाट्सअप मैसेज, इंस्टाग्राम मैसेज एंड अदर सोन और अदर सोशल साइट्स। आप जब भी किसी को मैसेज सेंड करते हो, सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज, अगर आपने बीच में ही उस मैसेज को ड्रॉप कर दिया या फिर आपने पूरा प्रॉपर उसको लिखा नहीं या फिर सेंड नहीं किया, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, वो मैसेज आपका ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाता है ना। किसमें सेव होता है? ड्राफ्ट में। और आपने कंप्यूटर में भी देखा होगा, या फिर अदरवाइज आप लोग अगर मेल, ईमेल, जीमेल यूज करते हो, तो उनमें भी ड्राफ्ट में सेव होता है। तो सेम ऐसे ही ड्राफ्ट होता गया। ड्राफ्ट मतलब अभी प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो आप वापस से उसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं, प्रॉपर करके उसको सेंड कर सकते हैं। तो सेम एज वेल एज द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट वन, बाय द लेट ऑफ 18th सेंचुरी ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्राइंग टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ। ठीक है, बताइए 18th सेंचुरी के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो किस चीज की एक्सपेंड करी थी कल्टीवेशन के लिए? ओपियम, इंडिगो, कॉटन और टी।
ठीक है। ओपियम क्या होता है? ओपियम जिनको नहीं पता है, हिंदी में इसे कहते हैं अफीम। क्या कहते हैं? अफीम। क्या होता है ये? एक प्रकार का ड्रग कह सकते हो आप, ठीक है, एक प्रकार का ड्रग्स टाइप होता है। इंडिगो सबको पता है, नील की खेती। कॉटन आपको पता है, कपास और चाय, टी, ठीक है। सो द राइट आंसर इज द इंडिगो। आप सबको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हम पे ज़्यादा से ज़्यादा हम पर फोर्स किया करते थे कि आप लोग कल्टीवेशन करो, किस चीज़ का? इंडिगो का, है ना। जो नील की खेती होती है, जो इंडिगो की कल्टीवेशन होती है, उसके लिए वो हमें फोर्स किया करते थे कि इसकी आप कल्टीवेशन करो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएम वर यूज टू द फर्स्ट टाइम इन द, जो ईवीएम थे, ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ईवीएम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जब आप लोग भी 18 प्लस हो जाओगे तो आप लोग भी, यू ऑल हैव द राइट टू द वोट, है ना। एंड आप सभी जाएंगे और ईवीएम पे बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, आपको पता लगेगा कौन सी गवर्नमेंट आपको सही लग रही है। काफ़ी सारे साइंस होते हैं उसके अंदर गवर्नमेंट्स के, आप जिस भी बटन पे क्लिक करते हो वो गवर्नमेंट फिर विन करती है, राइट। तो ईवीएम फर्स्ट टाइम यूज कब हुई? तो ईवीएम फर्स्ट टाइम यूज हुई है ऑप्शन डी, 2004। ओके, यहाँ मैं राइट डाउन करता हूँ 2004। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में करते हैं। देयर आर डैश इलेक्टेड मेंबर्स इन राज्यसभा। बताइए, जो राज्यसभा होती है इसके अंदर कितने मेंबर इलेक्टेड होते हैं? यस, इन्होंने राज्यसभा पूछा है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम में गलत मत कर देना, पहले ढंग से पढ़ो उसको। इन्होंने लोकसभा नहीं पूछा आपसे, इन्होंने क्या पूछा है? राज्यसभा। तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं? तो हम कहेंगे राज्यसभा में 233 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, प्लस में 12 जो मेंबर्स होते हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं, राइट। ये क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं बाय, किसके थ्रू? प्रेसिडेंट, ठीक है। तो सभी ध्यान रखेंगे, इलेक्टेड, इलेक्टेड 233 होते हैं और नॉमिनेट कितने होते हैं? 12 मेंबर्स। इनको हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, राइट, तो वो इनको क्या करती है? नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। सो कितने हो गए? 233 और 12, 5 4 2, 245। ओके, सो द प्रेजेंट इज द टोटल मेंबर इज द 245 इन द राज्यसभा। एंड अगर आपसे लोकसभा पूछे तो लोकसभा में होते हैं 543। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनरल्स दैट लाई at shallow depth are taken out by removing the surface layer. This is the known as, बताइए। जो मिनरल्स होते हैं शैलो डेप्थ के ऊपर, मतलब अगर आपको कोई मिनरल दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही नीचे है, मतलब बहुत ही ऊपर ऊपर है, ठीक है, कोई मिनरल्स है, इनको हमें रिमूव करना है, टेकन आउट करना है, सरफेस लेयर से हमें निकालना है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग, ड्रिलिंग, ऑल ऑफ द अबव। ड्रिलिंग नहीं होगा, ड्रिलिंग तो बहुत ही जब डीप में होता है तो हम ड्रिलिंग करते हैं, है ना। शाफ्ट माइनिंग भी नहीं होगा। शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है? जो साइड बाय साइड आपकी माइनिंग चलती रहती है, ठीक है, सरफेस एरिया से बहुत ही साइड बाय एरिया में। एंड ओपन कास्ट माइनिंग इज द राइट आंसर, सो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द कंप्लेन हैज अ डैश राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द एफआईआर फ्रॉम द पुलिस, ठीक है, पुलिस, फंडामेंटल, लीगल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। द कंप्लेन हैज है, जो हम कंप्लेन करते हैं, ठीक है, जो हम कंप्लेन करते हैं, राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द एफआईआर फ्रॉम द पुलिस, ठीक है। एफआईआर के एक फुल फॉर्म सबको पता, आपको एफआईआर, है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, राइट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो देखिए, जब भी आप कंप्लेन करते हैं तो ये आपका कौन सा राइट है कि आप उनसे एक फ्री कॉपी ले सकते हो एफआईआर की। तो ये हमारा जो राइट होता है वो होता है हमारा लीगल राइट। कौन सा राइट? लीगल राइट, ठीक है, ये हम सबका लीगल राइट है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के ऊपर तो स्टार मार्क कर लो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, खासकर कौन सा? अनटचेबिलिटी।
कि बताइए अनटचेबिलिटी किस में है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। राइट आंसर सबको पता है आपको, है ना। अनटचेबिलिटी जो जिस आर्टिकल में है वो आर्टिकल का नेम है आपका क्या, आर्टिकल 17, है ना। इसको तो आप अलग से ही लिख लीजिए, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब। द मराठी न्यूज़पेपर केसरी वॉज एडिटेड बाय, एक मराठी न्यूज़पेपर था, ठीक है, मराठी लैंग्वेज के अंदर। उस न्यूज़पेपर का नाम है आपका केसरी। क्या नेम है, केसरी। तो ये किसने एडिट किया था, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ये थे तिलक। राइट आंसर क्या है इसका, तिलक। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ये आपके महाराष्ट्र से थे, राइट। और इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट किया था, 1920 में इनकी डेथ हो गई थी। और ये काफ़ी लाल बाल एंड पाल एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, है ना, तिलक। सो राइट आंसर इज द बाल गंगाधर तिलक, केसरी। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट इज कॉल्ड, ठीक है। डिफरेंस बताइए जो बर्थ रेट और डेथ रेट में जो डिफरेंस होता है। So birth rate and death rate are natural cause of population change. The difference between the birth rate and the death rate of a country or a place is called the natural growth rate. ठीक है, ये क्या होता है, natural growth rate। जो डिफरेंस होता है बर्थ रेट में, अब देखा जाता है इंडिया में एवरी टाइम, एवरी ईयर, एवरी मंथ कितने लोग पैदा हो रहे हैं, और डेथ रेट कितने मर रहे हैं, तो इसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट से कंपेयर करते हैं। ठीक है। डांडी मार्च वॉज अगेंस्ट द, जो डांडी मार्च था वो किसके अगेंस्ट में किया गया था, ठीक है, बताइए। सोल्ट टैक्स, पूर्ण स्वराज, ठीक है, दिस इज नॉट अ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और साइमन कमीशन, डांडी मार्च। ठीक है, तो ये तो आई थिंक सभी को पता है। जो डांडी मार्च जो किया गया था वो था आपका किसको लेके, सॉल्ट टैक्स को लेके, राइट। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट को बनाने के ऊपर टैक्स लगा दिया था। गांधी जी साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं, इसको हम डांडी मार्च कहते हैं। एंड जाके सॉल्ट बनाते हैं और वो कानून को ब्रेक करते हैं, उस लॉ को ब्रेक कर देते हैं, राइट। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट ए चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, फर्स्ट इन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 1600 एडी। ओके, ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कहां से थी, ब्रिटिशों से। गॉट अ चार्टर, ये चार्टर लेके आए थे, मतलब एक फॉर्म लेके आए थे, कि पास लेके आए थे कि हम क्या हम वहां पे वो कर सकते हैं बिजनेस। तो किससे लेके आए थे, एलिजाबेथ फर्स्ट से। कब, 1600 एडी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए, 1600 एडी के अंदर, राइट। दिल्ली रेनेसेंस रेफर्स टू द पीरियड फ्रॉम, ठीक है, जो दिल्ली का रेनेसेंस पीरियड है वो कहां से कहां तक था, तो 1830 से 1857 एडी तक था। ठीक है, रेनेसेंस क्या होता है, रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण, मतलब न्यू बिगनिंग। ओके, मतलब दिल्ली कब से बिल्कुल सही हुआ, तो हम कहेंगे 1830 से 1857 को आप गोल्डन पीरियड कह सकते हो, या फिर न्यू रेवोल्यूशन कह सकते हो। किस सेक्टर में, दिल्ली के सेक्टर में। वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 रेफर टू, जो कि वुड डिस्पैच हुआ था 1854 के अंदर, ये किससे रेफर था, तो ये था एजुकेशनल रिफॉर्म से। ठीक है, देखिए 1854 के अंदर एक डिस्पैच हुआ जिसे कहते हैं वुड्स डिस्पैच, मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कमेटी टाइप हुआ, कमीशन टाइप हुआ, कोई प्लान आया। ठीक है, कब आया, 1854 के अंदर। ठीक है, तो ये जो आया था ये किस चीज को लेके था, एजुकेशन रिफॉर्म, फाइनेंशियल रिफॉर्म, फॉरेस्ट रिफॉर्म, नन ऑफ द अबव। तो हम कहेंगे जो वुड डिस्पैच था वो रिलेटेड था एजुकेशनल रिफॉर्म से। ठीक है, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा इज, जो लीडर होता है रूलिंग पार्टी का लोकसभा में कौन होता है, तो लोकसभा में जो रूलर होते हैं वो होते हैं द प्राइम मिनिस्टर। कौन होते हैं लीडर, प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एवरी, तो इसका तो आंसर आपको पता लग ही गया,
है ना। एज पर विच आर्टिकल ऑफ विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी अरेस्ट पर्सन इज गारंटीड फंडामेंटल राइट, ठीक है, अरेस्टेड पर्सन इज गारंटीड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो इंडियन आर्टिकल के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसको आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन अरेस्ट कर लिया है बट फिर भी उसके फंडामेंटल राइट एज ए गारंटीड रहते हैं। तो इसका आंसर होगा एज पर आर्टिकल 22 नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सुन एज मे बी द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट नॉट शैल बी डिफाइंड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफाइंड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ अ चॉइस, ठीक है। सो द आर्टिकल 22 इज करेक्ट एंड ऑप्शन बी, आर्टिकल 22 is the correct, okay, option B, okay। so the article 21 is very important, right to life, ठीक है, ये भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लिखेंगे राइट टू लाइफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर ये कह रहा है कि अगर कोई किसी पर्सन को अगर कोई अरेस्ट कर लेता है तो उसके पास एक चांस होता है कि विद इन 24 आवर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, है ना, और उसको इन्फॉर्म किया जाए। पहले आपको ऐसे किसी को भी आपको पुलिस नहीं पकड़ सकती, राइट। पहले वो आपको अपना वारंट लेटर दिखाते हैं कि देखिए आपके खिलाफ वारंट आया है, अब हम आपको लेके जाएंगे कहाँ पर, पुलिस स्टेशन या फिर जेल में। आप लोग मूवीज में क्या देखते हो कि जैसे घर में घुसते हैं और पकड़ के ले जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, आपको वारंट जारी किया जाएगा, फिर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि आप किसी को फोन कॉल कर सकते हो, उनको किसी को इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। देन विद इन 24 आवर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, देन बताया जाएगा यू आर एक्यूज्ड और नॉट, ठीक है। देन आगे की प्रोसीजर उसके ऊपर होती है। तो ये कहता है आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। चलिए नेक्स्ट पे मूव करें। ओके, सो द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वर रिलीज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी इसके अंदर आपकी कौन सी गैस थी जो कि रिलीज हुई थी, वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ओके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी स्टार मार्क भी कर लेंगे इसके ऊपर, बहुत बार पूछा जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ क्या था एक्चुअली कि भोपाल के अंदर, है ना, 2 दिसंबर, और ये हुआ कब था, ये 2 और 3 दिसंबर आई थिंक, हाँ 1984 में हुआ था। यू नो ऑल भोपाल इज द कैपिटल ऑफ द मध्य प्रदेश। तो 2 और 3 दिसंबर इन 1984, है ना, एक ट्रेजिडी होती है, इसमें काफ़ी लैक ऑफ पीपल डाई हो गए थे, ठीक है। ये गैस लीक हो गई, एक फर्टिलाइजर प्लांट था, तो कुछ वो प्लांट का वो जो वॉल था आई थिंक थोड़ा लूज रह गया होगा आई थिंक, तो गैस रिलीज होती गई, जो शहर में लोग सो रहे थे भोपाल में, सब के सब सोए ही रह गए, है ना। मतलब इतनी ज़्यादा वो पॉइजनस गैस थी कि उससे लोग डेड हो गए, तो उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइट, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, ठीक है, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है कॉपर के अंदर वर्ल्ड में। सो द राइट आंसर इज द चिली, ओके, चिली इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ अ कॉपर इन द वर्ल्ड। कॉपर में कौन है वर्ल्ड में, चिली, ओके। चलिए नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द स्टेट विद लोएस्ट लिटरेसी एज पर सेंसस 2011, ओके, बिहार, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। तो आप सबको पता है सबसे लोवेस्ट जो लिटरेसी है वो कहाँ की है, बिहार की, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अगर यहाँ पर वो आपसे हाईएस्ट पूछता तो आप बताते केरला, ठीक है, केरला की लिटरेसी रेट सबसे बेस्ट है, ठीक है, नंबर 1 है इन इंडिया, एंड लोएस्ट बिहार। द टोटल नंबर ऑफ एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड टू द लोकसभा इज, जो एंग्लो इंडियंस होते हैं लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं वो टोटल कितने होते हैं, तो वो होते हैं ओनली 2। बट आप सबको पता होना चाहिए अब नहीं होते। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, जिनके पेरेंट्स या तो फिर ब्रिटिश या तो फॉरेन से हो, मतलब ब्रिटिशर्स से हो, मेनली मोस्टली तो यही होता है, या फिर इंडियन से हो। मतलब सपोज कीजिए या तो किसी के फादर ब्रिटिश से हैं या फिर उनकी मदर इंडियन है, या फिर उनकी मदर ब्रिटिश से है या फिर फादर इंडियन से है, तो उनको हम कहते हैं एंग्लो इंडियंस, ठीक है। तो पहले ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन था कि आप लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में कम से कम 2 मेंबर क्या रखेंगे, एंग्लो इंडियंस, ठीक है। बट 2020 से ये कैंसिल हो चुका है, अब हम एंग्लो इंडियंस को नहीं रखते, नहीं मानते हैं,
ओके, सो राइट आंसर इज द 2. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड? इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिनके पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट कंट्री है? ठीक है, बताइए सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लैंड किसके पास है, कौन सी कंट्री के पास है? तो फॉरेस्ट लैंड सबसे ज्यादा है जापान के पास. किसके पास है? जापान के पास. जापान के पास फॉरेस्ट लैंड बहुत ज्यादा है. ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है. ओके, 68%. कितना? 68%. ओके, तो सोचो 68% फॉरेस्ट लैंड एरिया है. इंडिया के पास 23% है ना. इंडिया के पास कितना है? 23%. मतलब टोटल ऑल ओवर लैंड के ऊपर 68% पे तो फॉरेस्ट लैंड है और इंडिया में ओनली 23%. एक आइडियल क्या होना चाहिए, मतलब किसी देश के पास कितना होना चाहिए? मिनिमम 33%. हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज? ओके, जो ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज था वो किसने फाउंडेड किया? सो सभी को पता है राजा राम मोहन रॉय, है ना. राजा राम मोहन रॉय ने ही ब्रह्म समाज को क्या किया था? स्टैब्लिश किया था. नेक्स्ट वन, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वॉज पास्ड इन द विच ईयर? जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट था ये किस ईयर में पास हुआ? तो ये पास होता है 1829 में. कब? 1829 में. आपको पता है पहले इंडिया में चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी. ठीक है, अभी भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे होती है बट बहुत ही रेयर. बट पहले एज है ये एक बहुत ही बैड कस्टम था, राइट, चाइल्ड मैरिज. ओके, सो द नेक्स्ट वन, व्हाट इज ए पॉपुलेशन पिरामिड? इनमें से कौन सा टर्म ऐसा है जो कि पॉपुलेशन पिरामिड को रेफर करता है? अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एज, सेक्स, कॉम्पोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन. एक मिनट, चारों ऑप्शन आपको शायद विजिबल ना हो, ये लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? 1829, नॉट अ 1909. ओके, सो पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. पॉपुलेशन पिरामिड का मतलब होता है एक ऐसा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो कि बताता है हमें एज, सेक्स, कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन, कि आपके जो भी आपका कंट्री है उसमें जो पॉपुलेशन रह रही है उनके अंदर एज वाले कितने हैं. ठीक है, यूथ कितने हैं, ओल्ड एज कितने हैं, एंड सेक्स कंपोजिशन, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, ये इन सबको डिफाइन करता है क्या? पॉपुलेशन पिरामिड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एज ग्रुप ऑफ इंडिया इज गारंटीड फ्री एजुकेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से एज ग्रुप को कह रखा है कि आप लोगों के लिए रहेगा बिल्कुल फ्री एजुकेशन? तो सबको पता है 6 to 14 ईयर. राइट आंसर क्या है? 6 to 14 ईयर. ऑप्शन ए, है ना, कि इन सभी को क्या रहेगा? एजुकेशन में छूट रहती है. ठीक है, 6 to 14 एज वालों को. एंड लास्ट वन क्वेश्चन इज द हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, स्टार मार्क. वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट, आपको सभी लर्न करना है, बट जिन पे स्टार मार्क है वो कुछ ज्यादा. ठीक है, सो द राइट आंसर इज द ए, दादा भाई नरोजी. दादा भाई नरोजी ने एक बुक लिखी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ऑल्सो दादा भाई नरोजी ने थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ भी दिया. क्या दिया? ड्रेन ऑफ वेल्थ. ये थ्योरी थी इनकी कि जो ब्रिटिशर्स है ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे सारे पैसे को अपने ब्रिटेन में ले जा रहे हैं. ठीक है, एज ए ड्रेन. सो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं. सो हमने कर लिए हैं टोटल 50 क्वेश्चंस, 25 साइंस साइड से एंड 25 सोशल साइड से, है ना, सोशल साइंस और 25 साइंस से. तो आई होप आप सबको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस. अगर आपको कोई भी क्वायरी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करूं और आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूं. तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में. सो थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो देखिए लास्ट क्लासेज में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए, राइट, खासकर मिसलेनियस टॉपिक्स चल रहे हैं और आप सबको पता आप सबका एग्जाम काफ़ी नियर बाय है. तो अभी जो आने वाले टाइम में हमारी जो सीरीज चला करेगी वो मिसलेनियस क्वेश्चंस पे ही रहेंगी, राइट. तो हम इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. तो आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ 25 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट. एंड मैं चाहता हूं कि आप सभी ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं पहले तो आप इनके आंसर कीजिएगा, देन उसके बाद जब मैं एक्सप्लेन करूं, जब आपको मैं टाइम दे दूं, उसके बाद आप इनको राइट डाउन भी कर लीजिए, है ना,
क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने बिल्कुल सेपरेटली आपके प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, तो चलो करें स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आप सबको पता लग गया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप कोई ये सोचते होंगे कि सर दिस इज द क्लास फॉर 6th 5th और 9th, तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा बोथ। ठीक है, एंड ज़्यादा जो मेजोरिटी परसेंटेज रहेगा आपका, मीन्स आपका जो मेजोरिटी ऑफ परसेंटेज रहेगा वो रहेगा 9th के लिए, ये 9th स्टैंडर्ड के लिए मेजोरिटी ऑफ परसेंटेज। मेजोरिटी ऑफ परसेंटेज मीन्स सपोज कीजिए अगर 20 क्वेश्चन है तो इनके अंदर 12 क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड के हैं, 8 क्वेश्चन आपके 6th एंड 5th स्टैंडर्ड के हैं। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, अब आप इसका आंसर कीजिए। वैसे मैंने आपको ये पढ़ाया था, बताया भी था, ठीक है, अगर आपने इंडियन गवर्नेंस सिस्टम वाली क्लास ली है प्रॉपर तरीके से तो, है ना। तो चलिए इसका आंसर कीजिए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी इस क्लास को अपने सभी बैचेज के अंदर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट जल्दी से सबसे पहले क्लास को अपने जो भी आपके बैच है उनके अंदर शेयर कर दीजिए। ओके, एंड आप सबको पता है करने का तरीका क्या रहेगा, हम ईच 5 क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आपको सिर्फ आंसर करने हैं इनके, जैसे 1 2 3 4 5, मतलब जो भी इनके आंसर है आपको सिर्फ इनके आंसर ही देने हैं। ठीक है, कि क्या क्या इनका आंसर है। देन उसके बाद इधर की साइड मैं आपको अपने आंसर्स बताऊंगा कि क्या मार्क करूंगा, कौन से आंसर करेक्ट थे, और इनकी एक्सप्लेनेशन अगर नीडफुल रही तो। राइट, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको नजर आ रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रोहिबिशन, मैंडेमस, क्वेवरेंटो, इंजेक्शन। आई थिंक बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके ये सर के ऊपर से जा रहा होगा क्वेश्चन। राइट, चलो मैं एक बार समझा देता हूँ क्या है ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अभी नहीं, पहले आप अपना आंसर मार्क कीजिए, देन उसके बाद। राइट, चलिए बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर। डन कर लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी वाज पॉपुलराइज्ड बाय। जो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी है ये पॉपुलराइज किसने की, ब्रिटिशर्स ने, दादा भाई नौरोजी, वीरा एंस्टे, वीवी भट्ट। इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। ओके, नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन इज द लोगो ऑफ इको मार्क इन इंडिया इज। जो लोगो है इको मार्क का वो इंडिया में क्या है, राइजिंग सन, अर्थन पोर्ट, लॉयन, या व्हीट ईयर। आप सभी अपने आंसर मार्क करते जाइए। ओके, नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान कुड नॉट स्टार्ट ऑन ड्यू टाइम। इनमें से कौन सा 5 ईयर प्लान ऐसा था जो कि अपने टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ था, 12th 11th 9th और 8th। 12th 11th 9th और 8th। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड अ मेजर एक्सपेंशन ऑफ द स्वेज कैनाल। ठीक है, बताइए स्वेज कैनाल, ये आई थिंक हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था स्वेज कैनाल से रिलेटेड। तो अब आप ये बताइए कौन सा ऐसा कंट्री है जिन्होंने मेजर एक्सपेंशन किया है स्वेज कैनाल को, सीरिया, इजिप्ट, लेबनान, नन ऑफ दीज। आप सभी अपने आंसर मार्क करेंगे जल्दी से। ओके, स्वेज कैनाल वाला है, गलत मत करना कोई भी, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ये किया है। राइट, ओके, नेक्स्ट। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, सबके सबने कंप्लीट कर लिया। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशंस। सबसे क्वेश्चन नंबर 1, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि इनमें से कौन से रिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं बता रखी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रिट क्या होती है। आप सबको पता है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है
इसके अंदर 5 प्रकार की रिट्स है। अभी रिट क्या होती है तो देखिए, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, ठीक है। अगर आप देखेंगे आर्टिकल 32 तो वो बता रखा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट। क्या है आर्टिकल 32? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ओके। तो ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है इसके अंदर 5 टाइप की रिट बता रखी है। रिट क्या होती है? रिट कितने प्रकार की होती है? 5 टाइप, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी और डिटेल में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है ये डिस्क्राइब करता है फंडामेंटल राइट के बारे में। किसके बारे में? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और जो फंडामेंटल राइट्स है ये टोटल कितने हैं? फंडामेंटल राइट्स है टोटल 6, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट्स है टोटल 6 है, इनका आर्टिकल है आर्टिकल 12 टू 35। कितने हैं ये? 12 टू 35 तक, ठीक है। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अभी लिखनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि आर्टिकल 32 क्या है। तो देखिए 12 से 35 के बीच में हमें बता रखा है कि हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर इन देयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इनमें से एक आर्टिकल है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ओके। तो ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके जो ऊपर के 5 राइट्स है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ओके, एंड राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कल्चरल एजुकेशनल राइट एंड राइट टू रिलीजन, ये आपके 5 राइट मैंने बता दिए। और एक 6th नंबर का जो राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो ये कहते हैं कि आपके जो ऊपर वाले जो आपके 5 राइट्स है, अगर इनमें से आपका किसी का एबोलिशन होता है, कोई आपको अबाइड करता है, या फिर आपके अधिकारों का हनन होता है, मतलब आपके राइट्स आपको लगता है कि ये अच्छे से कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। कहने का मतलब आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हो कि हमारे राइट्स के साथ क्या हुआ है? छेड़खानी हुई है, मतलब हमारे राइट्स प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, ओके। तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट ये राइट देती है कि आप इनको अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसमें 5 टाइप्स की रिट बता रखी है। रिट्स क्या होती है? कुछ वर्ड्स है जो कि फ्रेंच वर्ड्स है, ठीक है। इन वर्ड्स का मतलब कुछ ना कुछ अलग अलग इनका डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे प्रोहिबिशन, ठीक है, फर्स्ट आपका दे रखा है प्रोहिबिशन, नेक्स्ट है मैंडेमस, क्वेवेरेंटो, है ना। ये कुछ आपके वर्ड्स होते हैं। अब जो 5 टाइप की रिट्स होती है ये मैं आपको एक बार सेपरेट बता ही देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए, रिट सबको क्लियर? रिट क्या होती है? किसी को अभी भी क्लियर नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी भी किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हैं। रिट क्या होती है? क्लियर हो गया? तो देखिए वापस बता देता हूं। आर्टिकल 32 डिस्क्राइब द 5 टाइप्स ऑफ रिट, ठीक है। आर्टिकल 32, द नेम of the article is the, and also it is a fundamental right, 6th number, the name is the right to constitutional remedies. What is the remedies? Remedies means healing. Which type of healing? If any type of your fundamental rights are abolition by anyone, state, people and any agency, institutions, so you can go to the high court and supreme court, okay. So this right, this article 32, it describe about the 5 types of writ. So 5 टाइप्स की रिट्स कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे फर्स्ट आपने लिखी है प्रोहिबिशन, ठीक है। सेकंड मैंडेमस, क्वेवेरेंटो, ठीक है, इसको आप 1 डाल लीजिए, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ मैं आपको यहां लिख देता हूं, और फिफ्थ भी, ठीक है। फोर्थ होती है हिबस कॉर्पस, ठीक है। ये होती है आपकी 5 टाइप्स की रिट। अब इन सब के जो मीनिंग होते हैं वो बहुत ही अलग अलग होते हैं, इतना डिटेल में आपको नहीं करना, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए 5 टाइप्स की रिट्स कौन कौन सी हो गई। प्रोहिबिशन, मैंडेमस, क्वेवेरेंटो, हिबस कॉर्पस, ये आएगा यहाँ पर, ठीक है, एंड सिरेरियो, ठीक। अब आपको वर्ड्स ये काफ़ी स्ट्रेंज लगेंगे, आई नो। तो इन वर्ड्स का मीनिंग काफ़ी डिस्क्राइब डिटेल में होता है, ठीक है, अलग अलग।
तो ये आप हायर क्लासेज में अपने इनको पढ़ेंगे। तो ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है, ये आपको मैं लिखने के लिए सबको टाइम दे दूंगा। ठीक है, तो अभी आप कोई भी राइट डाउन नहीं करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय, तो राइट आंसर है इसका दादा भाई नारोजी। देखिए आप सभी स्टूडेंट्स, आई नो आप सबने ऐसे आंसर तो लिखे होंगे अपने, है ना? फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड का बी, ए, डी। अब आप सभी चेक करेंगे, अब जो मैं आंसर बता रहा हूँ, सपोज फर्स्ट का ए था तो ए, इसका बी, इसका सी, इसका ए एंड इसका डी, तो आपके कितने करेक्ट हुए? 1 2 3, तो आपके करेक्ट हुए 3। तो इससे आप अपना एक इवेल्युएशन कर सकते हैं कि आपको कितनी जीके एंड जीएस के बारे में नॉलेज है, राइट? बट इट्स ओके, अगर किसी के 1 भी आ रहा है तो भी ओके, अगर किसी के 5 आउट ऑफ 5 आ रहे हैं तो भी इट्स ओके। ठीक है, ये आपका डिपेंड करता है प्रिपरेशन के ऊपर, राइट? चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं ड्रेन थ्योरी। अब ड्रेन क्या होता है? आप सबको पता है ड्रेन का मतलब वैसे रियल में होता है नाला, समझते हो ना? जो आपके घर के बाहर ड्रेनेज सिस्टम होता है ना? तो सेम ऐसे ही नाला। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर थे तो कहा जाता है एक पर्सन थे इंडिया के बहुत ही फेमस, जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। इन्होंने फर्स्ट टाइम ड्रेन थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया इंडियंस के सामने। इन्होंने हमें ये बताया कि जो ब्रिटिशर्स है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने इंग्लैंड मतलब अपने ब्रिटेन के अंदर जितना भी इंडिया का पैसा है, जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी मनी है, वो सब का सब अपने ब्रिटेन में ले जा रहे हैं एज ए ड्रेन। अच्छा ये बताइए ड्रेन क्या करता है? जो नाला होता है वो क्या करता है? सपोज ये आपका घर है, ठीक है, तो आपके घर में जो भी वेस्टेज जो भी होता है वाटर, वो ड्रेन के थ्रू कहाँ जाता है? बड़े वाले ड्रेन में, जो बहुत बड़े बड़े ड्रेन होते हैं, राइट? इस ड्रेन में जाएगा। तो ये होता है ना ड्रेन। सेम एज इट इज जो आपका इंडिया है, ठीक है, जो आपका इंडिया है, तो इंडिया से आपका जो भी पैसा है, जो भी वेल्थ है एंड जो भी आपका मनी है, वो सब का सब एज ए सी, मतलब अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल के थ्रू ये कहाँ पहुंचा रहे थे सारा का सारा? इंग्लैंड। ठीक है, तो दादा भाई नारोजी ने कहा सभी इंडियंस को कि हम सबको अवेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटिशर्स है, ये क्या कर रहे हैं, हमारा पैसा बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा। ओके, तो ये थ्योरी कहलाती है इकोनॉमिक ड्रेन या फिर थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ओके, तो राइट आंसर क्या है इसका? दादा भाई नरोजी। चलिए नेक्स्ट पे। द लोगो ऑफ इको मार्क इन इंडिया इज, जो इको मार्क का लोगो होता है वो क्या होता है? देखो इको मार्क का लोगो क्या होता है? लोगो पता है आप सबको? जैसे आप सबको आई थिंक एप्पल का लोगो पता होगा, सबको पता है ना एप्पल का लोगो, कि एप्पल का जो लोगो होता है वो कैसा होता है। ठीक है, एलजी का, एक कंपनी है ना एलजी, इसका लोगो सबको पता है। ठीक है, तो मतलब जो भी कंपनीज होती है इन सबके अपने अपने लोगो होते हैं, राइट? लोगो से क्या होता है, इन कंपनी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी कंपनी है ना? तो सेम एज ही इंडिया के अंदर इको मार्क है, ठीक है, तो इको मार्क भी अपना लोगो देता है। तो इको मार्क का लोगो पता है कैसा है? ऐसे ग्रीन कलर का एक मटका, जिसे आप घड़ा कहते हो, ठीक है, इसे हम पोर्ट भी कह सकते हैं, है ना? तो क्लियर हुआ ये? तो ये कह रहे राइजिंग सन, नहीं राइजिंग सन तो नहीं है। अर्धन पोर्ट, यस, अर्धन पोर्ट ही लोगो है, लॉयन भी नहीं है, वीटीआर भी नहीं है, राइट आंसर इज द बी, अर्धन पोर्ट। किसका लोगो है ये? इको मार्क का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान कुड नॉट स्टार्ट ऑन ड्यू टाइम, इनमें से कौन सा ऐसा 5 ईयर प्लान था जो कि अपने टाइम से स्टार्ट नहीं हुआ? बताओ कौन सा हो सकता है ऐसा 5 ईयर प्लान? आंसर बताइए जल्दी से। आप लोगों ने क्या टिक मार्क किया इसका? ठीक है, तो 12th 11th 9th और 8th, राइट आंसर इज द 8th। राइट आंसर क्या है इसका? 8th। कब स्टार्ट हुआ था 5 ईयर प्लान? ये हुआ था 1992 से 1997 तक। इस समय कौन थे इंडिया के पीएम? इंडिया के इस समय पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। ओके, इंडिया के पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ओके, चलिए देखते हैं सबसे पहले 5 ईयर प्लान होते क्या है।
तो देखो इंडिया में जब भी कोई गवर्नमेंट आती है ना, तो वो अपने कुछ पंचवर्षीय योजनाएं लेके आती है, 5 ईयर प्लान लेके आती है। आप सबको पता है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सब का जो वर्किंग पीरियड होता है वो 5 ईयर होता है, राइट। मतलब जो भी कोई रूलिंग पार्टी होती है वो कितने ईयर तक उनका टेन्योर क्या होता है, 5 ईयर। सभी को पता आपको, है ना। कोई भी रूलिंग पार्टी होती है उनका टेन्योर 5 ईयर होता है। तो ये 5 ईयर जो इनका टेन्योर होता है, इसमें क्या करते हैं ये अपने इंडिया के लिए कुछ ना कुछ अपने प्लान्स, कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ डेवलपमेंट के प्रोसेस लाते हैं और बताते हैं कि हमारी जब गवर्नमेंट इस बार गवर्न करेगी, रूल करेगी, तो हम क्या करेंगे, इन इन जो भी हमारे मोटिव्स है, एम्स है, इनको हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे और इनको जीतेंगे, राइट। समझ में आ गया मैंने क्या बताया आपको, सबको क्लियर। तो सेम ऐसे ही जब फर्स्ट ईयर प्लान आया, सपोज कीजिए अभी जैसे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट चल रही है ना, तो जैसे इससे पहले भी और भी थी गवर्नमेंट काफी सारी, मनमोहन सिंह, है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब इनकी गवर्नमेंट चल रही थी तो ये पहले 5 ईयर तक वर्क करेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना, क्योंकि इंडिया में जो टेन्योर है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का वो कितना है, 5 ईयर्स, ठीक है। तो जब ये अपना वर्क करेंगे 5 ईयर, तो ये जनता के सामने, मतलब जो हम लोग सिटीजन्स हैं इनके सामने अपना एक प्रोपोगेंडा रखेंगे कि हमारा एम ये है, आप हमें वोट दीजिए, आप हमें विन करवाइए। क्यों? क्योंकि हम डेवलपमेंट करेंगे। किस टाइप के, ये आपको सारा 5 ईयर प्लान के अंदर बताएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट का हमेशा सा सिस्टम यही था, आपको पता है, सिर्फ 12 ही 5 ईयर प्लान आए, देन इसके बाद अभी 5 ईयर प्लान नहीं चलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, नरेंद्र मोदी की, तो ये 5 ईयर प्लान को एबोलिश कर देते हैं, इस रूल को बंद करके एक नया टर्म यूज करते हैं जिसे कहते हैं नीति आयोग। क्या होता है, नीति आयोग, ओके। इसके हेड कौन होंगे, इसके हेड होंगे पीएम। कौन होंगे, पीएम, ठीक है। तो नीति आयोग क्या करेगा, नीति आयोग ने अब काम ले लिया कि ये 5 ईयर प्लान की तरह ही वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, नीति आयोग जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं, ठीक है, क्या पता एग्जाम से पूछ ले। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके। ये नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। तो मतलब 5 ईयर प्लान को अभी खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह किसने ले ली है, नीति आयोग ने। तो ये नीति आयोग क्या वर्क करेगा, एज सेम एज आपका जो 5 ईयर प्लान करते थे वही वर्क नीति आयोग का रहेगा। क्लियर हुआ। तो 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 1997 तक चला, बट ये एक ऐसा प्लान था जो कि अपने ड्यू टाइम पे स्टार्ट नहीं हो पाया, ठीक है। इसको जब स्टार्ट होना था तब नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को अगर प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट याद होगी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन कौन रहे हैं, तो 1989 से 1992 के बीच में काफी सारे पीएम चेंज हुए, है ना, इसकी वजह से टाइम से स्टार्ट नहीं हुआ। तो राइट आंसर इज द 8th। Which of the following countries has launched a major expansion of the Suez Canal? ठीक है, स्वेज कैनाल वाला क्वेश्चन ये आई थिंक हमने पहले भी कर रखा है और आप सबको आता भी होगा। क्या आंसर लगाया आप लोगों ने इसका, सबको पता है ना स्वेज कैनाल कहाँ है? मैंने आई थिंक आपको लास्ट अभी जो प्रीवियस वीडियोस गए थे यूट्यूब पे उनमें बताया था। तो राइट आंसर इसका है इजिप्ट। क्या है इसका आंसर, इजिप्ट, है ना, इजिप्ट इज द राइट आंसर। मैंने आपको बताया भी था इसकी लोकेशन आई थिंक आपको लर्न होगी शायद। सपोज कीजिए अफ्रीका है ना, एंड यहाँ पर ये इटली, यूरोप के काफ़ी सारे वो कंट्रीज है ना, काफ़ी सारे ऐसे आइलैंड है काफ़ी सारे। देन इधर की साइड आपका एशिया है, यहीं से ही बिल्कुल इसके टचिंग, है ना। इधर एशिया है। तो मैंने आपको बताया था ये जो वाला सी है ये है रेड सी। कौन सा सी है, रेड सी, और ये है मेडिटेरियन सी। तो रेड सी और मेडिटेरियन सी को यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है किस चीज से, स्वेज कैनाल से, है ना। ये मैंने आप सबको बताया था। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैनाल है, लार्जेस्ट कैनाल, लॉन्गेस्ट ऑल्सो, ठीक है, लॉन्गेस्ट कैनाल। अच्छा ये बताइए इंडिया की कौन सी है लॉन्गेस्ट कैनाल? तो इंडिया की है इंदिरा गांधी कैनाल, है ना, जो कि पंजाब से स्टार्ट होते हुए हरियाणा से आते हुए और राजस्थान के अंदर है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ इजिप्ट आप सबको।
इजिप्ट इज द राइट आंसर। चलिए अब आप इनको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी, है ना, ताकि फिर हम आगे के और क्वेश्चंस कर सकें। चलिए फर्स्ट वाले में आप यहां से राइट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, आप सभी यहां से राइट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सबसे पहले लिखिए आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इसके बाद आप डायरेक्ट लिखिए पार्ट 3, हाइफन डाल के लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स। कितने टोटल? 6। एंड इनको भी लिख लीजिए ब्रैकेट में कि ये कौन से आर्टिकल से कहां तक है। आर्टिकल 12 to 35। ओके, अब लिखिए 5 टाइप्स ऑफ रिट। 5 टाइप ऑफ रिट। अब सबसे पहले नंबर 1 जो ऑप्शन ए है आप वही लिखेंगे। पहला लिखिए प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, ठीक है। सेकंड लिखेंगे मैंडेमस। थर्ड वन लिखेंगे क्वा वेरेंटो। क्वो वेरेंटो। फोर्थ वन हिबस कॉर्पस। एंड नेक्स्ट वन लिखिए सिरेरियो। ओके डन। चलिए अब नेक्स्ट वन, इसमें सिर्फ आप इतना ही लिख लीजिए, इकोनॉमिक ब्रेन थ्योरी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय दादा भाई नरोजी। दादा भाई नारोजी। ओके, ओके नेक्स्ट वन, द लोगो ऑफ इकोमार्क अर्थन पोर्ट। मैंने आपको वैसे लोगो ही बता दिया, वैसे भी आप एक बार गूगल पे भी इसको देख सकते हैं, ठीक है, जो इकोमार्क का लोगो है वो। अच्छा, इकोमार्क क्या होता है? इकोमार्क होता है हम जो इंडियन सिटीजन्स हैं हम सबको अवेयर करने के लिए कि जो आपका इन्वायरमेंट होता है उसको अवेयर अवेयर करने के लिए, ठीक है, कि हम सबको इन्वायरमेंट कॉन्शियस होना चाहिए, ये इस चीज के लिए होता है इकोमार्क लोगो। नेक्स्ट वन, ये लिख लीजिए 8th 5 ईयर प्लान 1992 to 1997। इस टाइम पीएम कौन थे वो भी लिख लीजिए। ये कौन है? पीएम, ठीक है। एंड अभी क्या चल रहा है रिसेंटली? नीति आयोग, ठीक है, और नीति आयोग के हेड कौन होते हैं? पीएम होते हैं। और नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेक्स्ट आपने ये भी कर लिया आई थिंक, है ना, इजिप्ट। तो इजिप्ट इज द राइट आंसर, स्वेज कैनाल, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी यूएन मेंबर कंट्रीज हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट ऑन द आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 204, 197, 193 और 198। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा के ऊपर कितने कंट्रीज ने एग्रीमेंट किया है? अभी क्या है अभी हम समझेंगे, पहले आप अपने आंसर मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल ऐप विच फैसिलिटीज इजी लर्निंग ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। ठीक है, इनमें से कौन सा मोबाइल ऐप एक ऐप ऐसा है जो कि आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है लर्निंग ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट? दृष्टि, दिशा, नायक और पवन, ये मोबाइल ऐप के नेम है, ठीक है। दृष्टि, दिशा, नायक एंड पवन, और ये इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड करवाया गया है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू लॉन्च मुद्रा कार्ड इन जुलाई 2015।
ठीक है। जो हमारे कंट्री में कौन सा ऐसा बैंक है जिसने फर्स्ट टाइम मुद्रा कार्ड जुलाई के अंदर लॉन्च किया? बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, अदरवाइज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Which Indian American diplomat was recently appointed as the US ambassador to श्रीलंका एंड मालदीव? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी मैं आपको लीव करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में आई थिंक ये डे टू डे अपडेट होते रहते हैं, तो अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको अभी नहीं करना है ना। तो 9th नंबर क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा करेंगे 11 नंबर। नेक्स्ट वन, द बुक ग्रीन सिग्नल्स इकोलॉजी ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज बीन रिटन बाय। जो बुक है ग्रीन सिग्नल्स, ये बुक किसने कौन इसके ऑथर है? जयराम प्रकाश, मीरा कुमार, पी चिदम्बरम, मेधा पाटेकर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट इन इंडिया आर, ठीक है, जो अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है इंडिया में, ये किस चीज पे बेस्ड है? कोल बेस्ड, हाइड्रो बेस्ड, न्यूक्लियर या गैस बेस्ड? ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये पावर प्लांट क्या होते हैं? ठीक है, तो देखिए हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है, काफी सारे आपको पता है जो इलेक्ट्रिसिटी का जो रिसोर्स है, तो इलेक्ट्रिसिटी का रिसोर्स क्या हो सकता है? आप लोगों को पता है 60% इलेक्ट्रिसिटी आपकी कोल बेस्ड होती है, मतलब कोयले से आपकी बिजली बनती है ना। अभी आप सब सोचते होंगे कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है ये आई थिंक हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं उनसे होती है ना। जैसे कि आप लोग सोचते होंगे कि जो डैम होते हैं बड़े बड़े, है ना, डैम के पीछे काफी सारा वाटर होता है, एंड इस वाटर को जितना ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो टरबाइन स्पिन करता है, टरबाइन के स्पिन होने से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बट ऐसा नहीं है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो होती है हाइड्रो से, बट जो मैक्सिमम परसेंटेज है इंडिया में 60%, वो है आपका कोल बेस्ड। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं थर्मल पावर प्लांट्स। क्या कहते हैं? थर्मल पावर प्लांट्स। आई थिंक आपको सबको याद भी होगा कि मेरी कुछ प्रीवियस क्लासेस थी, ठीक है, एक टॉपिक ही है पूरा एनर्जी पे, तो उसमें मैंने आपको स्पेशली बताया था कि इंडिया के अंदर 8 थर्मल पावर प्लांट्स है, जिसमें से मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ, है ना। रावत भाटा, नरोरा, काकरापारा, कुडनकुलम, तारापुर, याद आ गया सबको? तो ये आपको सभी पता होने चाहिए, ठीक है, ये कौन से स्टेट में। तो थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? यहाँ पर आपका कोयला जो कोल होता है उसको बर्न किया जाता है, देन फिर स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, और स्टीम जो प्रोड्यूस होती है उससे क्या होता है? टरबाइन स्पिन करता है, और टरबाइन के स्पिन होने से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्लियर हुआ? तो अब ये पूछ रहे हैं अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, ये इंडिया के अंदर है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो राइट आंसर है कोल बेस्ड। क्या होगा इसका आंसर? कोल बेस्ड। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। हाइड्रो बेस्ड नहीं होता, न्यूक्लियर बेस्ड भी नहीं है, गैस बेस्ड भी नहीं है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट आपका कोल बेस्ड है। राइट, क्लियर है सबको ये? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्मॉल सेविंग्स स्कीम? ठीक है, इंडिया में इनमें से कौन सी ऐसी एक स्कीम है जो कि स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती? स्मॉल सेविंग स्कीम समझते हो? मतलब आप लोगों को आपके पेरेंट्स कभी भी जो पैसा देते हैं, राइट, लाइक पॉकेट मनी, तो आप उनमें से सेविंग कितने करते हो? आप सभी पैसे को मतलब वेस्ट कर देते हो, खर्च कर देते हो, या फिर कुछ बचाते भी हो, है ना। तो इंडिया में बहुत सारी स्कीम्स ऐसी आती है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू जो कि हमें बताती है, ये हमारे लिए नहीं होती फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। कहीं आप खुश हो रहे हो कि ये हम सब के लिए, ये जैसे आपके ओल्ड एज हो गए, है ना, इसके अलावा जो विडो हो गई, और जो कोई बहुत ही फिजिकली डिजेबल हो गए, ये उनके लिए होता है। तो कह रहा है इसमें से स्मॉल सेविंग स्कीम्स में से कौन सा इंक्लूड नहीं है? पहले आप लोग सोचिए, क्या लगता है आपको? पब्लिक सेक्टर बैंक सेविंग डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट? बताइए क्या लग रहा है? ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्या है राइट आंसर इसका? ए। कैसे? देखिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जो पब्लिक का प्रोविडेंट फंड होता है इसे हम पीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएफ। जब आप लोग गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे ना, तो आपकी सपोज कीजिए सैलरी है 40,000, अच्छा 14, चलो 1 लाख मान लो, है ना, इतनी बड़ी तो लोग हो गई आप सब। सपोज कीजिए आप सबकी सैलरी है 1 लाख, लेकिन गवर्नमेंट आपको पूरे 1 लाख नहीं देगी, ठीक है। तो कितने देगी गवर्नमेंट आपको? आई थिंक 90,000 देगी, ठीक है। तो आप कहोगे भाई 10,000 क्यों रख लिए हमारे?
क्योंकि 10,000 गवर्नमेंट क्या करती है, उसको एज अ पीएफ रखती है। क्या रखती है? एज अ पीएफ, मतलब प्रोविडेंट फंड के रूप में रख लेती है, वो आपको प्रोवाइड नहीं कराएगी। जब आप रिटायर हो जाएंगे, जब आपको पेंशन मिलेगी, तब आपको ये इसका हिस्सा दिया जाता है। किसका? प्रोविडेंट फंड का। तो ये क्या किया आपने? आपने अपनी ही सैलरी में से, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, आपकी सैलरी में से थोड़ा 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 सेविंग्स करते गए, और वो एक टाइम बहुत ज्यादा हो गया, राइट। सेम ऐसे ही हम सबको भी यही करना चाहिए, है ना। अगर आपको डेली, वैसे आप लोगों को पॉकेट मनी मिलती है, आई थिंक सो, मिलती होगी, नहीं मिलती होगी मुझे नहीं पता। बट देखो, अगर आपको सपोज कीजिए डेली की 50 या 100 रुपीज, चल लो 100 तो मिलते ही होंगे, है ना, 100 मिलते हैं। तो आप जूस पी रहे हो, इसके अलावा और कुछ खा रहे हो, और कहीं एक्सपेंड कर रहे हो, है ना, आप सभी। तो उनमें से अगर आप डेली 10-10 रुपीज को सेव करते रहो, और एक जगह, जैसे कई कई लोग तो पिगी बैंक बनाते हैं, कई अपने गुल्लक में रखते हैं, है ना। तो अगर आप इनको सेव करते रहो, तो एक टाइम आने वाले टाइम ये काफी ज्यादा हो जाएगी अमाउंट। तो यही आपका सेविंग स्कीम होती है, यही पीएफ होता है। क्लियर हो गया? चलो अगले में चलते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये तो है ना। क्योंकि जो हमारे इंडिया के अंदर ओल्ड एज होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो भी अपनी सेविंग स्कीम्स कुछ ना कुछ करके किसी न किसी रूप में रखते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, और ये सर्टिफिकेट भी दिया जाता है किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से, कि आप सेविंग्स कीजिए। तो ये तीनों तो भाई स्कीम्स है गवर्नमेंट की। बट पब्लिक सेक्टर बैंक सेविंग डिपॉजिट, आप अपने बैंकिंग सेक्टर के अंदर खुद के जाके डिपॉजिट करवा रहे हो, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो द राइट आंसर इज द ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हेड ऑफिस ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज लोकेटेड एट, ठीक है, जो खादी का हेड ऑफिस है, या फिर कह लो विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, है ना, इसका वैसे पूरा नाम है KVIC, ठीक है। आप सबको पता है हमारे इंडिया के अंदर जो हमारे राष्ट्रपिता है ना, नेशन ऑफ फादर महात्मा गांधी, इन्होंने किस चीज पे सबसे ज्यादा फोर्स किया था? इन्होंने सबसे ज्यादा जो फोर्स किया था वो था खादी, है ना। इन्होंने कहा हम सबको खादी वियर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्वदेशी है। स्वदेशी समझते हो? मतलब इंडिजीनियस है ना, यहीं पे बनता है। तो अगर हम यहीं पे परचेज करेंगे, यहीं पे प्रोड्यूस करेंगे, तो इससे किसकी आमदनी होगी, किसको मतलब ज्यादा फायदा होगा? तो इससे जो प्रॉफिट होगा वो होगा जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको, राइट। तो सेम ऐसे ही जो खादी इंडस्ट्री है, इसको सबसे ज्यादा जो फोर्स किया, जिन्होंने ज्यादा हेल्प की, वो किसने किया? महात्मा गांधी ने। तो हमारे इंडिया में एक KVIC है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इसका हेड ऑफिस कहाँ लोकेटेड है? तो इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट रेलवे लाइन इज बीइंग बिल्ट अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ठीक है। इंडिया के अंदर पहला स्टेट ऐसा कौन सा है जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों ने मिलके, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट दोनों ने मिलके पार्टनरशिप में इंडियन रेलवे लाइन को बिल्ड किया है? इंडिया का कौन सा स्टेट ऐसा? वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। क्या लगता है आपको कौन सा स्टेट होगा? ओके, so the right answer is the B, राजस्थान। क्या है इसका राइट आंसर? राजस्थान। ओके, तो राजस्थान इंडिया का ऐसा स्टेट है जहां पर फर्स्ट आपका रेलवे लाइन बिल्ड हुआ है, ठीक है, अंडर प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के बेस पे, ठीक है। तो राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट। अच्छा ये बताइए, क्या इंडिया कैपिटलिस्ट है या फिर कम्युनलिस्ट है? मतलब इंडिया ने कौन सा वो थ्योरी अपनाया है, कैपिटलिज्म या फिर कम्युनिज्म? तो देखिए, आप सबको ये बात पता होनी चाहिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 14 to 18 था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945 था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं जैसे ही फिनिश हो गया था, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही वर्ल्ड के अंदर दो सुपर पावर बसती है। कौन कौन? USA और USSR। इस USSR को आज हम बोलते हैं रशिया। क्या बोलते हैं? रशिया। तो एक तो USA था और एक USSR था। तो इन दोनों के मतलब होने के बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दोनों सुपर पावर बची। USA ने अपनी एक थ्योरी, एक अपनी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया, वो था कैपिटलिज्म। क्या था? कैपिटलिज्म, ठीक है। एंड आपकी USSR ने एक आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया, वो था कम्युनिज्म।
ओके, तो कैपिटलिज्म क्या कहता है? कैपिटलिज्म कहता है जो भी चीजें होनी चाहिए वो सब आपके प्राइवेट सेक्टर की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर की मतलब जो भी चीजें हैं वो सब कुछ प्राइवेट होनी चाहिए। अगर रेल चल रही है, रेलवे, तो प्राइवेट होना चाहिए, ठीक है। आप बिजनेस कर रहे हो, वो प्राइवेट होता है, खुद का होता है ना आपका बिजनेस, आपको गवर्नमेंट तो नहीं बोलती कि आप ये करो। तो प्राइवेटाइजेशन मतलब आपका कैपिटलिज्म में सबसे ज्यादा जो फोर्स किया जाता है वो किया जाता है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, है ना। एंड यूएसएसआर के अंदर जो फोर्स किया जाता है सबसे ज्यादा, वो किया जाता है पब्लिक, मतलब सब कुछ गवर्नमेंट का होगा, आप प्राइवेट तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। जो भी चीज होगी गवर्नमेंट ही बताएगी, गवर्नमेंट ही करेगी, सारी चीजें गवर्नमेंट की ही होगी, बिजनेस सब गवर्नमेंट के होंगे, स्कूल हॉस्पिटल सब गवर्नमेंट के होंगे। आज आप लोग देखते हो कि हम प्राइवेट स्कूल्स में भी जाते हैं, है ना, कई स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, क्या दोनों में डिफरेंस होता है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल होता है, ठीक है। अब दो हॉस्पिटल्स होते हैं, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट, डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। तो अमेरिका में अगर आप जाओगे तो सब कुछ प्राइवेट ही प्राइवेट है, वहां पे गवर्नमेंट बहुत रेयर है ही नहीं, ठीक। और रशिया में पहले क्या था, सॉरी यूएसएसआर में पहले क्या था, 1991 तक सब कुछ गवर्नमेंट ही था, प्राइवेट तो कुछ था ही नहीं। अब आप सोचोगे फिर इंडिया ने कौन सा अपनाया, तो इंडिया ने इन दोनों को मर्ज करके मिक्सअप अपनाया। इंडिया ने क्या किया? मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। हमने दोनों आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया। हम न तो कभी अमेरिका के पास गए, न ही कभी हम यूएसएसआर के पास गए, फिर हमने एक्सेप्ट किसको किया? हम लोगों ने एक्सेप्ट किया ओनली एंड ओनली मिक्स्ड इकोनॉमी, दोनों का थोड़ा थोड़ा मान लिया, ठीक है। तो आपको पता है पीछे अभी रेलवे आपकी पब्लिक अंडर में थी, है ना, मतलब गवर्नमेंट के ही अंडर में थी, बट अब ये सेमी वो हो चुकी है ना, अब ये प्राइवेट के अंडर में भी आ चुकी है और पब्लिक के में भी। तो ये क्लियर हुआ राजस्थान। चलिए नेक्स्ट, विटीकल्चर इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, जो विटीकल्चर होता है ये किस लिए जाना जाता है विटीकल्चर? तो आप सबको पता है विटीकल्चर होता है ग्रेप्स के लिए। किसके लिए? ग्रेप्स के लिए, राइट। तो विटीकल्चर ग्रेप्स के लिए होता है। अब हम देखते हैं आगे, और भी काफी सारे कल्चर होते हैं जो कि एग्जाम से पूछे जाते हैं। एक आपका हो गया सेरीकल्चर। कौन सा कल्चर? सेरीकल्चर। किसके लिए होता है ये? सिल्क के लिए, राइट, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए। अगर आप सिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं ज्यादा तो सेरीकल्चर। एक होता है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर होता है वेजिटेबल्स के लिए, ओके। एंड एक हो गया हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आप क्या होते हैं? फ्रूट्स, ठीक है, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, राइट। एक होता है फ्लोरिकल्चर। ये होता है फ्लावर्स के लिए, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, इसमें ज्यादा ग्रो क्या किए जाएंगे? फ्लावर्स, ठीक। एक हम कह सकते हैं सेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एक एपीकल्चर। तो एपीकल्चर होता है बीज के लिए, है ना, हनी बी, रियरिंग ऑफ हनी बीज, ठीक है। एंड पिस्किकल्चर होता है फिश के लिए, और भी आपको काफी सारे पता होंगे, ठीक। ये कुछ एग्जाम्स के हिसाब से है, इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। विटिकल्चर तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लियर हुआ सबको ये वाला। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, जो ब्लैक रेवोल्यूशन था ये किससे रिलेट था ये बताना आपको, ठीक है। चलिए बताइए, ब्लैक रेवोल्यूशन आपको क्या लगता है? कोल प्रोडक्शन, ब्लैक होल, पेट्रोलियम प्रोडक्शन, या फिर लेदर प्रोडक्शन? बताइए ब्लैक रेवोल्यूशन। अच्छा, रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन का मतलब होता है सडनली कुछ ऐसे चीज की इतनी ज्यादा अचानक से, मतलब उसका प्रोडक्शन होना, तो उसको हम रिलेट कर देते हैं रेवोल्यूशन से, ठीक है।
जैसे अभी हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन है ना, अभी आपको पता है एआई का सेक्टर कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है ना, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का, राइट, डिजिटल मार्केटिंग का, एंड जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें होती है इनको हम रेफर करते हैं किससे, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन से, राइट। तो सेम ऐसे ही हमारे इंडिया में एक आया है ब्लैक रेवोल्यूशन। तो ब्लैक रेवोल्यूशन को हम किससे रेफर करते हैं, तो राइट आंसर इसका पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब आप ये मत सोचना कोल, कोल ब्लैक होता है तो फिर ब्लैक रेवोल्यूशन कोल से नहीं, ठीक है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन से होता है रिलेट क्या आपका ब्लैक रेवोल्यूशन। चलिए कुछ रेवोल्यूशंस और है जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से रेवोल्यूशंस है। तो एक होता है वाइट रेवोल्यूशन, इंडिया में क्या आया, वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। ये किसके लिए आया था, मिल्क के लिए। जब इंडिया में बहुत ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हुआ तो हमने इसको रेफर किया किससे, वाइट रेवोल्यूशन से। और आपको पता है इसमें मेन क्या था, इसमें मेन था आपका, सबसे मेन जो था वो था अमूल, है ना। अमूल पता है ना सबको, अमूल मिल्क। तो अमूल मिल्क आपका बहुत ज़्यादा मिल्क के सेक्टर के अंदर काफ़ी रेवोल्यूशन हुआ, अमूल ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया, तो फिर इंडिया के अंदर एक रेवोल्यूशन आया जिसे कहा गया वाइट रेवोल्यूशन। ओके, चलिए अगला देखते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। चलो जो जिस कलर के हैं उसी कलर के, ब्लू रेवोल्यूशन। तो जब इंडिया में ब्लू रेवोल्यूशन आया था तो उस समय ज्यादातर प्रोडक्शन किसका हुआ था, आपका फिश का, किसका, फिश का। ओके, चलिए नेक्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन। इस सिंबल का मतलब होता है सेम एज इट इज रेवोल्यूशन, ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रहा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन था क्रॉप्स के लिए, किनके लिए था, क्रॉप्स के लिए। कौन कौन सी क्रॉप्स आपकी, स्पेशली वीट एंड राइस। ओके, वीट एंड राइस के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अब हम येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन, ओके। येलो रेवोल्यूशन जो था वो था ऑयल सीड्स के लिए, किसके लिए, ऑयल सीड्स के लिए, ऐसे सीड्स जिनके अंदर से आपका क्या निकलता है, ऑयल, राइट। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, ग्रीन हो गया, ब्राउन, जी ब्राउन रह गया है ना। तो ब्राउन रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन था लेदर के लिए, किसके लिए, लेदर, लेदर समझते हो सभी, जो कि चमड़ा होता है ना, लेदर। चलिए और कौन सा रह गया, व्हाइट हो गया, येलो हो गया, ओके, रेड रेवोल्यूशन रह गया, रेड। तो जो पता है सारे कलर के नाम पे ही रेवोल्यूशन है ये, सबके सब। जो रेड रेवोल्यूशन था ये दो चीजों के लिए था, एक तो टमाटो, ठीक है, और एक आपका मीट, टमाटो और मीट, है ना। ओके, गोल्डन, यस गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन। तो जो गोल्डन रेवोल्यूशन था ये था आपके फ्रूट्स के लिए एंड हनी के लिए, ठीक है, क्या क्या, फ्रूट्स एंड हनी। ओके, बस हो गया, है ना। तो ये रेवोल्यूशन हो गए हैं। एक सिल्वर रेवोल्यूशन भी था, ठीक है, सिल्वर रेवोल्यूशन वैसे एग के लिए था, ठीक है। चलो लिख के देता हूँ फिर आपका हो गए, सर बताया नहीं। सिल्वर 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 कलर कैसा ले, चलो सिल्वर ले लेते हैं कुछ डिफरेंट, ये ले लेते हैं, ओके, ब्लैक ले लेते हैं। सिल्वर रेवोल्यूशन, ये किसके लिए था, एग के लिए, किसके लिए, एग के लिए, ठीक है। तो ये आप सभी नोट डाउन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे के सारे आपको रेवोल्यूशन समझा दिए हैं, ठीक है। सिर्फ ब्लैक रेवोल्यूशन ही नहीं, ब्लैक तो पेट्रोलियम था,
वाइट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्राउन, रेड, गोल्डन, सिल्वर, एक पिंक भी होता है ना, पिंक वाले में आप कह सकते हो ऑनियन, प्याज, ठीक है, पिंक रेवोल्यूशन। एक एवरग्रीन होता है जिसे आप रेनबो रेवोल्यूशन भी कहते हो, उसमें होता है ऑल थिंग्स, सब चीजों का प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन सबको, ठीक है। जब आपको टाइम मिले तो फिर ये नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिया परचेज 2000 टन ऑफ गोल्ड फ्रॉम IMF इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान, ठीक है। यहाँ आएगा गोल्ड, नोट अ गोल्ड। इंडिया ने परचेज किया था 200 टन गोल्ड, कहाँ से? IMF से, ठीक है। तो ये कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर इन्होंने परचेज किया था? सो द राइट आंसर इज द 8th 5 ईयर प्लान। क्या आंसर है इसका? 8th 5 ईयर प्लान। ओके, देखिए क्या था। IMF क्या है? IMF, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या करता है? ये यूएनओ की एक एजेंसी है, ठीक है। और ये वर्ल्ड के अंदर पता क्या करती है? जिनको भी पैसों की नीड होती है, मतलब जिनको भी गोल्ड की पैसों की नीड होती है, जिनको मनी नहीं होती, तो उनको ये लोन प्रोवाइड करवाता है। कौन? IMF, ठीक है। तो ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक एजेंसी है, जिन भी कंट्रीज को गोल्ड की पैसों की कभी भी किसी भी सेक्टर में जो किसी चीज की अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो ये आपको फुलफिल करवा देता है। तो इंडिया ने परचेज किया था 200 टन गोल्ड, ठीक है, IMF से, किस 5 ईयर प्लान के अंदर? तो राइट आंसर इज द 8th 5 ईयर प्लान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अकाउंट अंडर सुकन्या समृद्धि योजना कैन बी ओपन फॉर अ डॉक्टर एज, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना ये एक योजना है लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो ये खोली जा रही है, तो बताइए कितने साल की लड़की, उस लड़की जो डॉटर है, जो बेटियां हैं, उनकी एज क्या होनी चाहिए? तो इसमें होना चाहिए क्या? मैक्सिमम 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर और 10 ईयर। तो द राइट आंसर इज द मैक्सिमम 10 ईयर, है ना। मैक्सिमम आपका 10 ईयर होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलें। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी है? तो हम बताएंगे वुलर। कौन सी लेक है? वुलर लेक, है ना। और वुलर लेक आप सबको पता है ये कहां पर है? श्रीनगर। कहां पर है ये? श्रीनगर, ठीक है। ओके, सो वुलर लेक कहाँ है? श्रीनगर में। और ये इंडिया की फ्रेश वाटर लेक है, राइट। इंडिया की कौन सी लेक है ये? सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर लेक। ओके, अच्छा, श्रीनगर में कौन सी रिवर है ये बताओ। ये आप लोग कमेंट में मुझे बताइए कि श्रीनगर किस रिवर साइड आपका है, ठीक है, रिसाइड किस साइड करता है। चलिए, तो ये हो गया। ओके, सो नेक्स्ट वन, व्हाट इज द स्कोर ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है? देखिए, एवरी ईयर, है ना, हर साल आपकी एक इंडेक्स जारी की जाती है जिसमें यह बताया जाता है कि कौन सा देश कितना ज्यादा, मतलब वहां पर हंगर है, ठीक है, स्टारवेशन है, कितनी ज्यादा भूखमरी है, राइट। तो इसके अंदर जो इंडिया का रैंक आया है वो आया है 111। सो दिस ईयर हमारा रैंक क्या चल रहा है? 111, मतलब हम इतने भूखे हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग ये बताओ, जब भी कहीं नियर बाय आपके भंडारा होता है, आप लोग जाते हो नहीं जाते हो? जब भी किसी का एग्जाम क्लियर होता है, कुछ भी होता है, तो आप लोग क्या मांगते हो? पार्टी, राइट। तो क्या हो, आप लोग भूखे हो नहीं हो फिर? ठीक है। तो इंडिया का जो रैंक है हंगर इंडेक्स के अंदर वो कौन से नंबर पे है? 111। अच्छा, ये देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लोग भूख से सो रहे हैं, भूखे हैं, जैसे किसी को खाना नहीं मिल रहा है। इसके मतलब ये होता है, इसमें आपके 4 कंपोनेंट्स देखे जाते हैं, है ना। जैसे इसमें ये देखा जाता है कि आप जो फूड इनटेक कर रहे हो, क्या वो न्यूट्रिशियस है या नहीं, ठीक है। मतलब आपका एक चार्ट होता है ना, बैलेंस चार्ट होता है, बैलेंस डाइट वाला। तो आप सबको पता है हमें कम से कम 2200 कैलोरी, है ना, 22,000 कैलोरी तो हमें इनटेक करनी ही होती है। अब इस कैलोरी में ये देखा जाता है कि आपने जो फूड इनटेक किया, क्या वो न्यूट्रिशियस है या नहीं है।
अगर वो न्यूट्रिशियस फूड है तो इट मीन्स ओके, ठीक है, अगर वो नहीं है तो नहीं। तो इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे होते हैं जो कि माल न्यूट्रिशन के क्या है, आपके कह सकते हो आप अफेक्ट है ना, मतलब हमें प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, अगर प्रॉपर डाइट मिल रही है तो वो न्यूट्रिशियस नहीं है। क्लियर हुआ सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which country will hold the P20 conference of the parliament speaker to the G20 nations in 2023? ठीक है, अच्छा बताइए, अभी आप सबको पता है 2023 में G20 मीटिंग हुई है ना, G20 मीटिंग हमारे इंडिया में ही होस्ट हुई, राइट, एंड सभी कंट्रीज यहीं आए थे। देन अभी इन्होंने ये कहा है कि ये एक मीटिंग हुई थी P20, G20 की ही सब पार्ट में हुई है P20 कॉन्फ्रेंस, तो ये पार्लियामेंट स्पीकर्स को लेके हुई, ठीक है। तो बताइए ये किस देश के अंदर हुई? तो सबको पता है जब G20 हुआ ही आपका 2023 वाला कहां पर है, इंडिया में, राइट। तो इससे रिलेटेड जितनी भी मीटिंग्स होगी वो कहां होगी, इंडिया, है ना, इंडिया में ही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिया India first fruit train for export was flagged off recently in which Indian state? ठीक है, बताइए कि जो इंडिया की जो फर्स्ट फ्रूट ट्रेन है वो कहां से स्टार्ट हुई है इंडिया की? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। इंडिया फर्स्ट फ्रूट ट्रेन। अच्छा सबसे पहली बात, इंडिया में कौन सा ऐसा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा फ्रूट्स होते हैं, बता सकते हो आप? मैं सिर्फ एप्पल या फिर ये नहीं पर्टिकुलर कोई फ्रूट की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे एप्पल आप सबको पता है कश्मीर, है ना, मैंगो की बात की जाए तो आपका उत्तर प्रदेश, अगर बनाना की बात की जाए तो तमिलनाडु, राइट। बट मैं आपसे ओवरऑल फ्रूट पूछ रहा हूँ कि इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है, तो वही आंसर है इनमें। अब देखो आप लोग, क्या आप लोगों को लगता है वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अभी इंडिया में हाल में ही फ्लैग ऑफ किया गया इंडिया के किस स्टेट से फ्रूट ट्रेन, इंडिया की फर्स्ट फ्रूट ट्रेन, तो राइट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। क्या है, आंध्र प्रदेश। और आप सबको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट्स, है ना, तो सबसे ज्यादा जो फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। चलिए ये भी डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन जल्दी से, विच PSU इज सेड टू बिल्ड द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट मथुरा? ठीक है, एट मथुरा। सो आपके पास ऑप्शंस है NTPC, IOCL, BPCL या फिर HPCL। ठीक है, कौन से PSU ने अभी हाल में ही बिल्ड किया है फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट मथुरा, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन। अब हमारे हाइड्रोजन का भी प्लांट लग रहा है इंडिया में, और हाइड्रोजन आपको पता है लाइटेस्ट गैस होती है ना, और काफी सारे सेक्टर्स में यूज आती है। अच्छा ये PSU क्या होता है? PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब कुछ ऐसी कंपनियां जो कि पब्लिक सेक्टर की होती है, राइट। तो बताइए किसने भी हाल में ही मथुरा के अंदर एक प्लांट लगाया है जिसका नाम है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? ठीक है, मथुरा में लगाया, क्या NTPC ने लगाया है, IOCL ने, BPCL ने या HPCL ने? ठीक है, सो द राइट आंसर इज द बी, IOCL, है ना, IOCL ने लगाया है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। किसने लगाया ये? IOCL ने, है ना, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है ना, उसने क्या लगाया, उसने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे, मथुरा में। तो आप ये सभी राइट डाउन कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ पंजाब? अभी हाल में ही इनमें से पंजाब के गवर्नर कौन है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ पंजाब? बताइए कौन है, RN रवि, बनवारी लाल पुरोहित, गुरमीत सिंह, जगदीप धनखड़। बताइए कौन है पंजाब का गवर्नर? ठीक है, तो पंजाब का गवर्नर है वो है आपके बनवारी लाल पुरोहित। कौन है?
बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। देखिए आर एन रवि तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, गुरमीत सिंह भी नहीं है, जगदीप धनखड़, कौन है जगदीप धनखड़ अभी रिसेंटली, ठीक है, जगदीप धनखड़ जो है रिसेंटली वो कौन है, वो अभी हाल में हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है, वीपी वाइस प्रेसिडेंट। ओके चलिए नेक्स्ट वन। ओके सो द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, द 2022 presidential election is conducted to choose the president of India, ठीक है, 2022 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे तो उनमें से आप ये बताइए ये जो हमारी प्रेसिडेंट थी ये कौन से नंबर की थी, 12th 14th 15th और 17th। ओके सो द्रौपदी मुर्मू इज द 14th प्रेसिडेंट, राइट आंसर इज द 14th, ठीक है। तो चलिए ये सीरीज जो मिसलेनियस की थी ये हमारी कंप्लीट होती है। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।